स्वागत है आपका एपिसोड 3 में। जिसने भी एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देखें और आगे जंगल में जाने के बाद ये स्ट्राइकिंग फुटवर्क टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो उसकी फर्स्ट स्टेप जिसका नाम फ्लैश स्टेप है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। मिन क्योंकि ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है और वो बिना आराम किए ये सारी टेक्निक सीखने की कोशिश करता है। इसी वजह से दिखाते हैं कि उसके पाँव की सारी वेन्स भी फूल जाती हैं और उसके पाँव के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जब वो फ्लैशिंग स्टेप को सीख रहा होता है। लिंगमिंग उसे कहती है, मास्टर आपने 7 बार इस टेक्निक को फील कर दिया है, हर बार आपकी टांगें बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आपको इस टेक्निक को नहीं सीखना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए नहीं बनी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप तो चलने के काबिल नहीं रहेंगे। मिंग उसे कहता है, नहीं, मुझे बदला लेना है और बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। चलो जल्दी से मुझे हील कर दो, मुझे एक बार और ट्राई करना है। विमिंग आगे बढ़ती है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी बॉडी को हील कर देती है। मिंग कहता है, मैं इन जीव फैमिली वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। और इसी तरह प्रैक्टिस करते करते उसे तकरीबन 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन की मेहनत करने के बाद वो फ्लैश स्टेप के फर्स्ट टेक्निक को सीख लेता है। विमिंग उसे कहती है, मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने इसके फर्स्ट स्टेप फ्लैश स्टेप को सीख लिया है। हालांकि आप इसको अभी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फाइटिंग के दौरान यूज करने के काबिल हो गए हैं। विमिंग उसे कहती है, अब जबकि तुमने फ्लैश स्टेप को सीख लिया है और साथ ही तुम्हारी बेस कल्टीवेशन भी बन चुकी है, मुझे लगता है कि तुम अपनी की को गैदर कर सकते हो और अपनी की को यूज करते हुए किसी के ऊपर भी एनर्जी बॉल से अटैक कर सकते हो। मिंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए कहता है, क्या तुम इसको की एनर्जी कह रही हो? लेकिन जैसे ही वो उसको प्रैक्टिस करने लगता है उसके पेट के अंदर से गुड़गुड़ की आवाज आना शुरू हो जाती है क्योंकि मिंग को काफी ज्यादा भूख लगी है। वहीं पर सामने एक हिरण होता है। मिंग कहता है पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए और वो आगे बढ़ता है और उस हिरण को पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिंग बैठा उस हिरण का गोश्त खा रहा होता है और कहता है, इसका गोश्त तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे नहीं पता था कि अकेले रहने में इतना ज्यादा मजा आता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तो कब का घर छोड़कर भाग आया होता और यहीं पर इसी जंगल में अपना घर बसा लेता। और यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि एक लड़की है और एक प्रिंसेस भी है। वो लड़की पैदल चलती हुई जा रही होती है और कहती है, मेरी फैमिली वाले बहुत ज्यादा बुरे हैं। हालांकि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं गुस्से की बहुत ज्यादा तेज हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मैनर सिखाने के लिए मुझे 15,000 किलोमीटर तक पैदल चलने की सजा देना मुझे तो बहुत ही बुरा है। उसके पेट में भी गुड़गुड़ हो रही होती है क्योंकि उस लड़की को भी बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। प्रिंसेस कहती है, मुझे रात गुजारने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढना होगी और साथ ही मुझे बहुत भूख भी लगी है। उसी वक्त उसे भुने हुए गोश्त की खुशबू आती है। वो कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी स्मेल है, लगता है कि यहाँ पर करीब ही कोई गोश्त भून रहा है। वो भागती हुई उस तरफ आ जाती है और एक दरख्त के पीछे छुप कर देखती है। मिंग बैठा वहाँ पर अपने हिरन का गोश्त खा रहा होता है। प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ भागती हुई आती है और उसके हिरन के गोश्त की एक टांग को उखाड़ लेती है और वहीं पर बैठकर खाना शुरू कर देती है। मिंग उसे कहता है, ओए तुम कौन हो? प्रिंसेस उसे कहती है, तुम्हारे जैसे आम और गरीब लोग मेरा नाम जानने के काबिल नहीं हैं। तुम इस लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी। मिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मैं कोई आम सा गरीब बंदा दिखाई देता हूँ? वैसे तुम्हारी चेस्ट को छोड़कर तुम्हारा बाकी सब कुछ तो मेरे जैसा ही है, तो फिर मैं कैसे एक आम इंसान हो गया और तुम खास हो गई? प्रिंसेस उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम तो बहुत ही बड़े बदतमीज हो। मैं एक नोबल फैमिली की लड़की हूँ और तुमसे तो कई दर्जे कई हजार गुना ज्यादा नोबल हूँ। तुम एक आम से गरीब से लड़के हो। मिंग उसे कहता है, अगर तुम इतनी ज्यादा नोबल हो तो क्या तुम्हें मैनर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? यहाँ पर आने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत चाहिए थी, साथ ही तुमने मेरा गोश्त भी मुझसे छीन लिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे ज्यादा बड़ी बदतमीज हो? प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और अपने गोश्त के टुकड़े को नीचे फेंक देती है और उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंसेस को इंसल्ट करने की? मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अगर तुम एक प्रिंसेस हो तो फिर मैं एक प्रिंस हूँ, चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है उसे सेंस करके तो लगता है कि तुम अपनी ब्लड कल्टीवेशन के रन में हो, ब्लड कल्टीवेशन के लेवल 1 पर हो। चलो हम दोनों एक फाइट करते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे एक आम इंसान में और हमारी जैसी रॉयल फैमिली के मेंबर में कितना ज्यादा पावर डिफरेंस है। मुझे सिर्फ एक मूव चाहिए, मैं सिर्फ एक ही मूव से तुम्हें नीचे गिरा सकती हूँ। मिंग उसे कहता है, हाँ मुझे भी ये देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रही है, देखते हैं कि तुम सिर्फ एक ही मूव को यूज करते हुए मुझ जैसे आम इंसान को कैसे नीचे गिराती हो। और प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है।
लेकिन प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन प्रिंसेस जैसे ही उसे पंच मारने लगती है, मिंग बड़ी स्पीड के साथ सामने से गायब होकर पीछे की तरफ हट जाता है। क्योंकि वो अपने फ्लैश स्टेप को यूज कर रहा है। प्रिंसेस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुमने अभी कौन से फ्लैश स्टेप को यूज किया था, तुम्हारी ये वाली टेक्निक तो मेरी टेक्निक से भी ज्यादा फास्ट है। मिंग उसी वक्त जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्रिंसेस भी जल्दी से साइड पर हट जाती है। जबकि उसी वक्त आसमान में बादलों के ऊपर दिखाते हैं दो एल्डर्स खड़े होते हैं। ये दोनों ही आर्मी के कमांडर्स हैं जिन्हें यहाँ पर प्रिंसेस के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया है। एक का नाम कमांडर सन होता है और एक का नाम कमांडर जू होता है। वो दोनों ही ऊपर खड़े ये सारी फाइट देख रहे होते हैं। कमांडर जू कमांडर सन से कहते हैं, कमांडर सन आपको इस लड़के को देखकर क्या लगता है? ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा खास है। इसकी फ्लैश स्टेप की टेक्निक काफी ज्यादा तेज है और ऊपर से इसके पास जो की गैदरिंग है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी टेक्निक्स इसने यहाँ पर इस छोटे से शहर में रहकर सीखी होंगी? कमांडर सन कहते हैं, इसकी इस फ्लैश स्टेप को देखकर तो लगता है इसकी ये टेक्निक इमॉर्टल शाइन वालों की है। मैंने ऐसी ही सेम टेक्निक इमॉर्टल शाइन वालों के पास भी देखी थी। फिर नीचे ग्राउंड का सीन दिखाते हैं। वो दोनों बड़ी ही स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। कमांडर जू कहते हैं कि हमें वहां पर जाकर उन दोनों को रोकना चाहिए, कहीं वो लड़का हमारी प्रिंसेस को नुकसान ना पहुंचा दे। जबकि कमांडर सन उसे रोक देते हैं और कहते हैं नहीं, हम लोग वहां पर नीचे जाकर इस फाइट पे इंटरव्यू नहीं कर सकते। हमें ऑर्डर्स मिले हैं, हमें छुपकर प्रिंसेस की हिफाजत करनी है। हम यहाँ पर छुपकर ही सब कुछ देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारी प्रिंसेस को नुकसान पहुंचा सके। नेक्स्ट सीन फिर से ग्राउंड का दिखाया जाता है। 4 घंटे की फाइट करने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और वो दोनों वहां पर खड़े लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। मिंग हंसते हुए कहता है, तो ये तुम्हारी पावर है? तुमने तो कहा था तुम एक प्रिंसेस हो और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे जैसे आम लड़के का मुकाबले में तुम्हारी पावर तो बिल्कुल सेम है। प्रिंसेस उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, हाँ ये बात ठीक है कि मैं भी अपनी ब्लड कल्टीवेशन की स्टेज पर हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लूंगी। तुम यहीं पर रुको, मैं कल वापस आऊंगी, फिर आप दोनों दोबारा से फाइट करेंगे और फिर दिखाऊंगी मैं तुम्हें कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और साथ ही प्रिंसेस पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जबकि मिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, कल तुम वापस मत आना, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया हूँ। रॉयल प्रिंसेस तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जबकि प्रिंसेस उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। प्रिंसेस के वहां से चले जाने के बाद मिंग फिर से अपने गोश्त का टुकड़ा उठाता है और खाना शुरू कर देता है और कहता है, पता नहीं ये पागल लड़की कहाँ से आई थी। मिंग उसे कहती, मास्टर ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। उसने कहा था कि वो एक रॉयल फैमिली से है और वो वाकई में एक रॉयल फैमिली से है। यहाँ तक कि वॉरियर लेवल के एक्सपर्ट्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन चुप कर, वो दोनों एक्सपर्ट्स ही मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल पर थे। मिंग उसकी बात सुनती ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल कहाँ पर है वो? मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मिंग उसे कहती, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ही एक्सपर्ट्स ऊपर बादलों में छुपे हुए हैं, तुम उनको देख नहीं सकते। वो दोनों इस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर है। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं जहां पर हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिंग कहता है, आखिर वो लड़की थी कौन? मैं पिछले काफी दिनों से अपने आप को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि हम दोनों की कल्टीवेशन की पावर बिल्कुल सेम थी, लेकिन फिर भी वो लड़की मुझसे ज्यादा स्ट्रांग थी। मैं उसको हरा क्यों नहीं पाया? मिंग कहती है, मुझे उस बेकारी की मेमोरीज में से कुछ मिला है। मुझे लगता है कि ये लड़की एक वाकई में एक रॉयल प्रिंसेस है। इस लड़की ने कहा था कि इसकी रेजिंग फायर फुटवर्क तुम्हारे फ्लैश टैप से ज्यादा तेज नहीं है। रेजिंग फायर फुटवर्क, इस स्पेशल टेक्निक को तो रोज फिंचेंच डायनेस्टी वाले यूज करते हैं। मुझे लगता है कि वो लड़की रोज फिंचेंच डायनेस्टी की प्रिंसेस होगी। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, इसीलिए तो वो लड़की मुझे बार बार एक आम सा लड़का कह रही थी, तो इसका मतलब वो वाकई में एक प्रिंसेस है। साथ ही मिंग हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, चलो जो भी हो, चाहे वो प्रिंसेस हो या ना हो, जैसे ही वो वापस आएगी मैं उसके साथ फिर से फाइट करूंगा और मैं उसे दिखा दूंगा कि एक आम इंसान भी उसके मुकाबले में फाइट कर सकता है, वो कोई खास नहीं है। बिंग अपने पास से एक और स्क्रोल निकालती है और कहती है, मेरे पास एक और 8 ग्रेड की स्पेशल स्किल है, तुम इसको भी मास्टर कर सकते हो। इस स्पेशल टेक्निक का नाम बिलो फिस्ट है। तुम जल्दी से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारी बॉडी को कुछ होता है तो मैं साथ ही तुम्हारी बॉडी को हील कर दूंगी और तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगी। जल्दी से स्क्रोल को खोल लेता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, इस टेक्निक को सीखते हैं। साथ ही मिंग उस टेक्निक के बारे में पढ़ने के बाद उस टेक्निक को सीखना स्टार्ट करता है। उसी के बाद एक केव के अंदर दिखाते हैं। वो प्रिंसेस एक केव के अंदर चली जाती है और काफी ज्यादा गुस्से में होती है। प्रिंसेस कहती है, उस लड़के की हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इस तरह पेश आने की? उसे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। प्रिंसेस कहती है, तुम बस मेरा इंतजार करो, कल जब मैं तुमसे फाइट करने के लिए आऊंगी तो मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी। प्रिंसेस इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो वहीं पर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना स्टार्ट करती है और कहती है, मुझे आज ही ब्रेक थ्रू करना है, और वहीं पर बैठकर अपने आप को ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देती है। दोनों ही कमांडर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हमारी छोटी प्रिंसेस वहां पर बैठकर अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू करने वाली है। लगता है कि उस लड़के ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर किया है। अब बहुत ही जल्दी एक लेवल 1 की वॉरियर बन जाएगी। मास्टर जू कहते हैं, हमारी प्रिंसेस बहुत ज्यादा स्पेशल है। रॉस फ्रेंची डायनेस्टी में पिछले 500 साल में ऐसी कोई भी प्रिंसेस नहीं देखी। हमारी प्रिंसेस उस लड़के से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है और लड़के को हराना चाहती हैं। इसी वजह से अपनी बॉडी को कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही हैं ताकि कॉलेज वो जाकर उस लड़के को हरा सकें। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। मिंग और वो प्रिंसेस दोनों ही आमने सामने होते हैं। प्रिंसेस मिंग से कहती है,
आज मैं तुम्हें एक नया सबक सिखाने वाली हूँ। देखते हैं आज तुम मेरी स्ट्रेंथ के सामने कैसे टिक पाते हो। मिंग आगे सूझना शुरू कर देता है और कहता है तुम मुझे यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आई हो? मुझे तो लगता है जैसे तुम मुझसे सबक सीखने के लिए आई हो। प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि मिंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों ही अपने अपने पंजेस को टकराते हैं और दोनों की पावर्स तकरीबन सेम होती है। प्रिंसेस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आखिर इस लड़के ने अपनी बॉडी को इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? मैं तो रॉस फ्रेंची डायनेस्टी की एक प्रिंसेस हूँ। मैं पिछले कई सालों से अपनी बॉडी के अंदर की को गैदर कर रही हूँ ताकि मैं सिर्फ एक ही रात में अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू कर सकूं। ऐसा सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो एक आम सा गरीब सा लड़का है। जबकि मिंग सोच रहा होता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने सिर्फ एक ही रात में अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू कर लिया है। हालांकि मैंने भी ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन मैंने मिंग की हेल्प ली है। एक दूसरे के साथ पंचेस को टकराने के बाद मिंग पीछे की तरफ जंप कर जाता है। प्रिंसेस अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ जंप करती है और अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम फ्यूरी फिनिक्स विंग्स होता है उसके साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपनी स्पेशल मूव के साथ मिंग के ऊपर अटैक कर देती है। उसके स्पेशल मूव की वजह से मिंग पीछे की तरफ धकेला जाता है और थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, लेकिन साथ ही प्रिंसेस अपने सेकंड मूव को यूज करती है जिसका नाम स्वर्ड ऑफ फ्लेम्स होता है और उसके साथ भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। कमांडर सन कमांडर जू से कहते हैं कमांडर जू आपको क्या लगता है? ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसने सिर्फ 2 दिन में अपनी बॉडी को 2 स्टेज के साथ लेवल अप कर लिया है। ये लड़का तो वाकई में टैलेंटेड बंदा है। आप क्या कहते हैं? क्या हमें इस लड़के को अपने साथ वापस ले जाना चाहिए या फिर इस लड़के को यहीं पर मार देना चाहिए? हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। लेकिन जैसे ही वो मिंग को मारने की बात करते हैं, मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वहीं नीचे से ही अपनी पावर्स को रिलीज करती है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है, वो दोनों ही कमांडर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो एक सुप्रीम बीइंग है। कमांडर्स उससे माफी मांगते हुए कहते हैं अगर आप वाकई में इमॉर्टल शाइन की एक सुप्रीम बीइंग है, हम आपसे माफी चाहते हैं। हम लोग इस लड़की के बारे में बहुत ही बुरा भला सोच रहे थे, लेकिन आप हमें माफ कर दें। हमें इस बारे में नहीं पता था कि आप इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रही हैं। लेकिन सामने से उन्हें कोई भी जवाब नहीं आता, यानी उन्हें बीम नजर नहीं आ रही, लेकिन उसकी पावर उन्हें महसूस होती है। वंडरसन कहते हैं मुझे लगता है कि सुप्रीम बीइंग अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता। यहीं पर रहकर इंतजार करना होगा, शायद किसी न किसी वक्त वो हमारे सामने आएगा। नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है, जहां पर प्रिंसेस मिंग को बड़ी बुरी तरह से पीट रही होती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा है। मिंग उससे बहुत ज्यादा मार खाता है और काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। प्रिंसेस उसे कहती है क्या तुम्हें पता चला कि एक आम इंसान और एक रॉयल फैमिली की लड़की में कितनी ज्यादा पावर डिफरेंस है? हालांकि हम दोनों सेम लेवल पर हैं, लेकिन फिर भी मेरी की पावर तुमसे ज्यादा है। मिंग उसे कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, चलो फाइट को फिर से कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अलग है। हालांकि ये मुझसे इतनी ज्यादा मार खा चुका है, लेकिन फिर भी ये मुझसे फाइट करना चाहता है। लगता है कि इसकी जीतने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। प्रिंसेस पीछे की तरफ मुड़ जाती है और बोलती है ठीक है मैं तुम्हें जीतने का मौका देती हूँ। और कहती है तुम इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो, जाकर और थोड़ी प्रैक्टिस करो, हम लोग कल मिलेंगे, मैं तुमसे कल आकर फाइट करूंगी, अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन की फाइट का दिखाया जाता है और फिर नेक्स्ट सीन तीसरे दिन की फाइट का दिखाया जाता है और फिर नेक्स्ट सीन चौथे दिन की फाइट का दिखाया जाता है। प्रिंसेस और मिंग काफी दिनों तक इसी तरह फाइट करते रहते हैं। काफी दिनों के बाद प्रिंसेस वापस आती है और उससे कहती है तो आम से लड़के क्या तुम मुझसे मार खाने के लिए तैयार हो? मिंग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और चलो मुझसे फाइट करो और दिखाओ तुम्हारे पास कौन से स्पेशल मूव्स हैं। मिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर रोज यहाँ पर तुमसे मार खाने के लिए आता हूँ? मैं हर रोज यहाँ पर मार खाने के बाद रात को बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता हूँ ताकि मैं अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा सकूँ। प्रिंसेस मिंग से कहती है तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हर रोज मुझसे मार खाने के लिए आ जाते हो। आज तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझे हरा नहीं सकते? मिंग प्रिंसेस से कहता है पीछे हमने जितनी भी फाइट्स की हैं उसमें मैंने कोई भी मार्शल आर्ट्स का स्किल यूज नहीं किया था, सिर्फ मैं अपनी फुटवर्क सी टेक्निक्स को यूज करते हुए तुम्हें डॉश कर रहा था, लेकिन इस बार मैं सबसे वीकेस्ट स्किल को यूज करने वाला हूँ। जबकि मिंग सोच रहा होता है अब जबकि मैंने बिलो ऑफ रिस्ट टेक्निक को सीख लिया उसे मैं इसके ऊपर यूज कर सकता हूँ, चलो देखते हैं कि मैंने उस टेक्निक को सही से मास्टर किया है या नहीं। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है लगता है कि तुम्हें सिर्फ मार्शल आर्ट्स का एक ही स्किल आता है। तो इसी बात से ये बात साबित होती है कि तुम वाकई में एक आम और गरीब से बंदे हो, तुम्हें सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट्स का स्किल आता है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है ऐसी बात नहीं है, ये इधर उधर की बातें छोड़ो, तुम मुझे बस इतना बताओ क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो या नहीं? प्रिंसेस उसे कहती है अगर ऐसी बात है चलो फिर फाइट करते हैं, और वो अपनी स्किल को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन मिंग भी अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। प्रिंसेस ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है पहली बार जब मैंने स्किल को यूज किया था
तब ये इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया था। मिंग प्रिंसी से कहता है मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, सरेंडर कर दो वरना तुम जख्मी हो जाओगी। प्रिंसेस ऊपर की तरफ जंप करती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूं, तुम्हारे सपनों में ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। मिंग भी अपनी बिलो ऑफ फीस तकनीक को रेडी करता है और उसे पंच मारने के लिए रेडी होता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से सरेंडर नहीं करती तो मेरी इस तकनीक को देखने के बाद तुम जरूर सरेंडर करोगी। प्रिंसेस उसकी पावर को रिलीज होते हुए देखकर कहती है इसकी की पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है कि ये अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला है, मुझे भी अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। और वो भी अपनी फुल पावर को यूज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो दोनों ही अटैक करने के लिए आमने सामने होते हैं। अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जैसे उस पर अटैक करने लगती है, मिंग फिर से अपने फ्लैश स्टेप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे चला जाता है। मिंग यहाँ पर उसको बेवकूफ बनाता है, वो यहाँ पर नए स्किल को यूज नहीं कर रहा बल्कि पुरानी स्किल को यूज कर रहा होता है। वो पीछे की तरफ से जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, साथ ही अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी उंगलियां गाड़ देता है और कहता है मैंने तुम्हारी डेथ एक्यूपंक्चर वाली नर्व्स को दबा दिया है, अब तुम हार चुकी हो। लेकिन साथ ही प्रिंसेस के चेहरे की तरफ दिखाते हैं, प्रिंसेस बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और उसी वक्त उसके गार्डियंस की तरफ भी दिखाते हैं। वो दोनों ही कमांडर गुस्से के साथ लाल पीले हो जाते हैं और कहते हैं इस बदतमीज लड़के की हिम्मत तो देखो, इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारी प्रिंसेस को इस जगह पर टच करने की। जबकि कमांडर सू कह रहे होते हैं अगर यहाँ पर सुप्रीम बीइंग नहीं होती तो मैं अभी यहाँ पर जाता और जाकर इस लड़के को अच्छा सबक सिखाता। मिंग प्रिंसेस से कहता है अब जबकि मैंने तुम्हारे डेथ एक्यू पॉइंट को प्रेस कर दिया है, अब मैं जीत चुका हूँ, ऐसी बात है ना। जबकि प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो साथ ही पीछे की तरफ घूमते हुए उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है। प्रिंसेस उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद वहां से रोते हुए भाग जाती है और उसे कहती है कमीने कहीं के ठरकी इंसान, तुम बस 3 साल तक इंतजार करो, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी कि तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगी, तुम बहुत बड़े ठरकी और कमीने इंसान हो। मिंग अपने चेहरे पर हाथ रखकर खड़ा होता है और सोचता है और बिंग से कहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। बीमिंग उसे कहती है मास्टर आपने उसके ब्रेस्ट के ऊपर टच किया था, आपको किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मिंग उसे कहता है तो इसमें क्या बड़ी बात है, फाइट के दौरान कौन लड़की और कौन लड़का इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने उसके ब्रेस्ट को टच किया था। लेकिन साथ ही वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, लेकिन वो था बहुत ही ज्यादा नरम। नेक्स्ट सीन में मिंग एक पहाड़ी के ऊपर बैठा होता है और वो बीमिंग से कहता है मुझे 2 महीने हो चुके हैं अपनी फैमिली को छोड़े हुए, पिछले 2 महीने से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर एक जंगली इंसान की तरह यहीं पर जंगल में रह रहा हूँ। बीबिंग उसे कहती है मास्टर आपने यहाँ पर 2 महीने तक जितनी भी ट्रेनिंग की है वो सबका फल आपको मिल रहा है, आपने वाकई में बहुत कुछ हासिल किया है, आपने फ्लैश टैप को सीख लिया है, इसके अलावा बिलो पंच को भी आपने सीख लिया है और इस वक्त तुम मार्शल आर्ट्स के ग्रेट डिसाइपल 5 की स्टेज पर पहुँच चुके हो और ये डिवाइन क्लॉक जो कि तुम्हारे पास है इसकी वजह से अब तुम अपने सेम लेवल के किसी भी बंदे को आसानी से हरा सकते हो। सिर्फ वॉरियर ही तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं और कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है बहुत ही बढ़िया। जल्दी हमारी भी जी क्लैन में यहाँ पर एक वॉरियर टूर्नामेंट होने वाला है, जहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीतने पर हमें रेड सन सेक्टर में एक स्टूडेंट बनकर जाने का मौका मिलेगा। जबकि शी फैमिली में ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके, तो मुझे उन सब से डरने की जरूरत नहीं है। मैं गाँव में वापस जा रहा हूँ, चलो वापस जाकर ये फैमिली के सारे बुढ़ाओं को एक सरप्राइज देते हैं। नेक्स्ट सीन मिंगी के गांव का दिखाया जाता है। गली में मौजूद सारे लोग जो मिंगी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसने अपने कंधे के ऊपर एक बड़े से बोर को उठा रखा है, उसका वजन 200 किलोग्राम तो होगा और साथ ही इसने एक हिरन को भी उठा रखा है, वो भी काफी ज्यादा भारी लग रहा है। और ये लड़का आया कहाँ से है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मिंगी अपने कंधे के ऊपर एक बड़े से बोर को उठाया होता है और साथ ही उसने एक बड़ा सा हिरन भी पकड़ा होता है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा मोटे ताजे होते हैं। सारे लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि उनमें से कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो लूजर मिंगे है। वो लोग जी फैमिली के गार्ड्स होते हैं। वो कहते हैं पिछले 2 महीने से हम लोग इस लड़के को लगातार ढूंढ रहे हैं और इस लड़के को तो देखो ये किस तरह यहाँ पर वापस आ गया है। मिंग उस बड़े से बोर को उठाकर सीधे एक होटल के अंदर चला जाता है और जाकर उसकी टेबल पर रखते हुए उस बंदे से कहता है मैं इन दोनों के बदले में कुछ खाना खाना चाहता हूँ। वो होटल वाला बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आता हूँ और वो उसके लिए बहुत सारा खाना ले आता है। मिंग भी असली का खाना देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है काफी अरसे के बाद पका हुआ खाना देख रहा हूँ, वरना मैं तो वहाँ पर बुना हुआ गोश्त खाकर बहुत ज्यादा तंग आ गया था। उसको वहाँ पर खाने के लिए चावल भी मिलते हैं। वो उनको देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दोबारा मुझे कभी चावल देखने को भी मिलेंगे। मिंग उसे कहती है और मास्टर ये तो सिर्फ चावल हैं, आपको इसके लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है। मिंग रोते हुए चावल खाना स्टार्ट करता है और कहता है तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुमने 2 महीने तक किसी जंगल में जाकर बुना हुआ गोश्त नहीं खाया, मुझे तो चावल का टेस्ट भी भूल चुका है।
आज तो मैं यहाँ पर भरपेट खाने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पर जी फैमिली का एक लड़का आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी टेबल को भी तोड़ देता है। मिंग जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाता है। वो लड़का उसे कहता है पिछले 2 महीने से हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठे मजे उड़ा रहे हो। मिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है अब जबकि जियांग का कुत्ता यहाँ पर है तो इसका मतलब इस कुत्ते का मालिक भी यहीं पर होगा। जियांग कहाँ पर है? उसी वक्त जियांग भी अंदर आ जाता है। उसके साथ एक और बंदा भी होता है। जियांग उसे कहता है तो मिंग जी, फाइनली हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मेरी टांग तोड़कर यहाँ से भाग गए थे, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगे। मिंग कहते हैं तुम तो अपने साथ किया योंग जी को भी लेकर आए हो। चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारे ये दोनों पालतू कुत्ते मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हैं। जियांग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, और साथ ही वो योंग जी और किया किंग जी से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के की दोनों टांगे तोड़ दो। आज हम लोग इसकी सिर्फ टांगे नहीं तोड़ेंगे, इसने मेरी टांग तोड़ी थी। हम लोग इसे इतना ज्यादा मारेंगे और इसके बाद मैं इसके ऊपर सुसु करूंगा। चलो जल्दी से इसे पीटो। वो दोनों ही जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों के हाथ में तलवारें होती हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, मिंग अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए वहां से पीछे की तरफ हट जाता है। लंगसी और किया किंग जी से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर इसने कौन सी टेक्निक को यूज किया है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। मिंग उन दोनों को गुस्से के साथ कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ से अपनी दुम दबाकर भाग जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे सिर्फ बदला लेना है और मैं सिर्फ लोगों को मारने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम दोनों यहाँ पर रुके तो तुम दोनों को भी मार डालूंगा। उसकी बात सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिंग अपनी बिलो 8 फिस्ट को यूज करते हुए सबसे पहले लॉन्ग शी पर अटैक करता है और साथ ही बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ घूमते हुए क्यांगशी को भी एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो दोनों पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं। जियांगे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ सिंगल पंच को यूज करते हुए इन दोनों को कैसे हरा दिया, आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। मिंग जियांग की तरफ देखता है और उससे कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बॉडी के ऊपर सुसु करना चाहते हो, चलो फिर जल्दी से आओ और कर दिखाओ। मिंग जियांग की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है, जबकि जियांग बेचारा बहुत ज्यादा डर रहा होता है। मिंग उससे कहता है मैंने तुम्हारी टांग तोड़ी थी, इसी वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम तो यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आए थे, चलो आगे बढ़ो और मुझसे बदला लो। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है असल में बात यह है कि मैंने आज बहुत ही कम पानी पिया था, इसलिए मुझे सुसु नहीं आ रही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज मैं तुम्हारे ऊपर सुसु कर सकता हूँ। और साथ ही वो भागना शुरू कर देता है और कहता है अभी मैं घर चला जाता हूँ और घर जाकर बहुत सारा पानी पीकर वापस आता हूँ ताकि मैं फिर सुसु कर सकूँ। जियांग भागता हुआ बाहर जाकर अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। वो अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपनी जी फैमिली की तरफ जा रहा है ताकि उसके फादर उसे बचा सकें, जबकि मिंग भी उसका पीछा कर रहा होता है। जियांग बहुत ज्यादा घबराया होता है। जियांग कहता है अगर इस लड़के ने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे बहुत ज्यादा पीटेगा। और साथ ही जियांग अपने बचपन की एक मेमोरी दिखाता है कि बचपन में जियांग ने मिंग को अपना घोड़ा बनाया होता था और वो मिंग के ऊपर बैठकर उसके बालों को खींचकर उसे अपना घोड़ा बनाकर उसे गली में चला रहा होता है, जबकि सभी लोग जियांग को चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि मिंग पहले बहुत ज्यादा वीक हुआ करता था। जियांग कहता है अगर इसे बचपन की वो सारी बातें याद हुई तो वो उन सारी बातों का मुझसे बदला लेगा। बचपन में मैंने इसके साथ बहुत ही बुरा किया है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेगा। जियांग अपने घोड़े पर आगे की तरफ भाग रहा होता है, जबकि मिंग भी उसके पीछे पीछे पैदल ही भाग रहा होता है। देखने वाले भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का एक घोड़े का पीछा कैसे कर सकता है, ये लड़का तो वाकई में घोड़े से भी ज्यादा तेज है। मिंग बड़ी ही स्पीड के साथ भाग रहा होता है, वो उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और जैसे ही अपने पंजे से उस पर अटैक करने लगता है, उसी वक्त सामने से आवाज आती है। कोई जियू से कहता है नेफ्यू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो। मिंग भी वहीं पर रुक जाता है, जबकि जियांग अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और वो जैसे वहाँ पर अंकल वू को देखता है, वो भागता हुआ उसके पीछे जाके छुप जाता है और कहता है अंकल वू प्लीज मुझे इस लड़के से बचा लें, लड़का पागल हो गया है। अंकल वू से कहते हैं ये तो तुम्हारा कजन है, फिर ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है। जबकि मिंग भी उसकी तरफ देखता है और कहता है अंकल वू ये तो हानियों का बाप है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मिंग उनके सामने हाथ बांधते उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है अंकल वू मैं हूँ, मेरा नाम मिंग जी है, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अंकल वो मिंग से कहते हैं मिंग ये तुम्हारा कजन है, फिर ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है, तुम इस पर अटैक क्यों करने वाले थे। जबकि अंदर से अंकल वो यही सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि शी फैमिली वाले इसे खाना भी खाने को नहीं देते, लेकिन अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये अपनी डिसाइपल ग्रेड की 5th लेवल पर है और ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मिंग अंकल वू से कहता है अंकल वू ये मेरा मसला है। आपको मेरे मसले में नहीं पड़ना चाहिए, इस लड़के के साथ मेरा एक हिसाब है जो मुझे चुकाना है। अंकल वो के साथ खड़ा एक बंदा आगे बढ़ता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के साथ इस तरह बात करने की, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ।
बिंग बिंग से कहती है, मास्टर हमें इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ये डिसाइपल ग्रेड के 10th लेवल पर है, यानी कि आपसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसके साथ और भी जो लोग खड़े हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आप इन सब के साथ एक साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। मिंग बिंग की बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, अंकल वो, आपके लिए मैं इसको इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अंकल वो जियांग से कहते हैं, काफी ज्यादा देर हो चुकी है, चलो वापस घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन जी फैमिली के हॉल का दिखाया जाता है, जहां पर सारे जी फैमिली के लोग मौजूद थे अपने कंटेनर्स के साथ और जूस को कलेक्ट कर रहे थे। जहां पर सारे एल्डर्स इकट्ठे होते हैं। वो सारे एल्डर्स ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जो कि जियांग ने आके उनको बताई है। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर मिंग ने अपनी बॉडी कल्टीवेशन को दोबारा से स्टार्ट कैसे कर लिया। जियांग उन सबसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर अंकल वो वहाँ पर नहीं होते तो उसने तो मुझे मार देना था। उसने अपनी की कल्टीवेशन को दोबारा से स्टार्ट कर लिया है। जियांग चिल्लाते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुमने दिन में कोई सपना देखा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने ग्रैंडपा की बात मानने के बाद उसके मेरिडियंस को कट कर दिया था। वो अब अपनी जिंदगी में कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो अपनी की को गैदर कर रहा था। मिंग ने जिस यांगशी के पर अटैक किया था वो भी वहीं पर होता है। ग्रैंडफादर यांगशी से कहते हैं, यांगशी तुमने उस लड़की के साथ फाइट की है, हमें बताओ कि वो लड़का कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। यंगशी जो कि वहाँ पर पट्टियों में लिपटा पड़ा होता है वो उन सब से कहता है, वो लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि वो मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल स्टेज के 5th लेवल पर है, लेकिन फिर भी उसकी पावर 10th लेवल के बराबर है। यंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल लेवल 5 तक कैसे पहुंच गया। अगर वाकई में ऐसी बात है तो इसका मतलब पूरी जी फैमिली में उस जैसा कोई जीनियस दूसरा नहीं है जो कि उसको हरा सकेगा। सभी लोग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं, अगर वो लड़का वाकई में ग्रेड 9 के डिसाइपल 5th लेवल पर पहुंच चुका है तो वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे यहाँ पर ये फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको हरा सके। मुझे लगता है कि मुझे उसे मारने के लिए और कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ग्रैंडफादर कहते हैं, बहुत ही जल्दी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मिंग इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन में हिस्सा ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन को जीतकर रेड सन सेक्टर में डिसाइपल के तौर पर चला जाए। यहीं पर ग्रैंडफादर के कजन ब्रदर भी खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं, अगर तुम वाकई में मिंग को मरवाना चाहते हो तो हमें नहीं लगता कि शीजी फैमिली में से किसी को ये करना चाहिए। मेरे पास कोई ऐसा है जो कि ये काम बहुत ही अच्छे से कर सकता है और वो शीजी फैमिली से भी नहीं है। तुम इस काम का जिम्मा मुझे दे दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ वो कल तक जिंदा नहीं रहेगा। नेक्स्ट सीन मिंग का दिखाते हैं जो कि एक होटल के रूम में बैठा अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होता है। मिंग सोच रहा होता है, अभी तक तो जियांग ने वापस जाकर सारे फैमिली हेड्स को इस बारे में बता दिया होगा कि मैं वापस आ चुका हूँ और मेरी कल्टीवेशन भी वापस आ चुकी है, लेकिन अब जबकि मैंने उनके खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है तो मुझे उन सबसे फाइट करना ही पड़ेगी। अब डरने की क्या जरूरत है। मिंग वहीं पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है कि उसी वक्त उसे अपनी खिड़की में एक साया नजर आता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी खिड़की खोलकर उसके पीछे लग जाता है। वो बंदा जो भी होता है वो घरों के ऊपर से छलांगे लगाता हुआ वहां से भागना शुरू कर देता है। मिंग पहले तो उसे रोकने का कहता है, लेकिन साथ ही वो भी उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। मिंग कहता है, मुझे लगता है कि जी फैमिली वालों ने यहाँ पर भेजा होगा मुझ पर नजर रखने के लिए। जी फैमिली में ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके। हो सकता है कि वो मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं। मिंग उसके पीछे चला जाता है। वो बंदा जाकर एक नदी के किनारे रुकता है। मिंग भी उसके पीछे जाकर वहीं पर रुक जाता है। वहां पर रुकने के बाद वो पीछे की तरफ घूमता है। मिंग उसे कहता है, कौन हो तुम और तुम मेरी खिड़की के बाहर मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे। लेकिन जैसे ही मिंग उसके चेहरे की तरफ देखता है मिंग बहुत हैरान हो जाता है। मिंग कहता है, मैंने इसको पहले कभी भी नहीं देखा, ये कौन है, ये तो जी फैमिली का मेंबर नहीं है। वो बंदा जिसने हुड पहनी होती है वो आके हंसना शुरू कर देता है और साथ ही वो अपनी एक स्पेशल स्किल को यूज करता है। वो किसी किस्म का डार्क मैजिक यूज कर रहा होता है। वो अपनी की पावर को यूज करते हुए कुछ ब्लैक स्मोक सा निकालता है जो कि मिंग को ज्यादा जकड़ लेता है। उसके ब्लैक स्मोक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो मिंग के गले के इर्द गिर्द लिपट जाता है। मिंग उसे अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं करवा पाता। वो कहता है, आखिर ये है क्या चीज। बीमिंग उसे कहती है, मास्टर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये एक वॉरियर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। अभी इसने अपनी की पावर को रिलीज किया है। ये इसकी की पावर है जो कि आपकी बॉडी के इर्द गिर्द लिपटी हुई है। मुझे नहीं लगता कि आप इसकी की पावर से बाहर निकल पाएंगे, इसलिए आपको यहीं पर रेजिस्ट करना होगा। मिंग उसे कहता है, हाँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ। फूड वाला बंदा जल्दी से आगे बढ़ता है और मिंग को गले से पकड़ लेता है। वो मिंग के गले को इतनी जोर से दबाता है कि मिंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो मिंग को अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा की तरफ चल देता है। वो मिंग को एक गुफा के अंदर ले जाता है और वहीं पर जाकर उसको फेंक देता है। फिर वो अंदर चला जाता है।
थोड़ी देर के बाद जब मिंग को होश आती है, मिंग की आंखें खुलते ही उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो सारे बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं। मिंग सोच रहा होता है, लगता है कि इन सारे लोगों को भी उसी हुड वाले बंदे ने यहाँ पर लेकर आया है। आखिर ये जगह कौन सी है और इन सबको यहाँ पर पकड़कर क्यों लाया है? यहीं पर एक और बंदे को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा होता है और वो रो रहा होता है। लेकिन उसी वक्त एक एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा हाथ बाहर की तरफ निकलता है और उसे पकड़कर गुफा के अंदर खींचकर ले जाता है। और उसके बाद गुफा के अंदर से उस बेचारे बंदे के चिल्लाने की आवाजें आती है। मिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर अंदर चल क्या रहा है। मिंग वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सब से बात करने की कोशिश करता है। वो उनसे पूछता है क्या आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है। लेकिन वो सारे लोग डर के मारे बहुत ज्यादा घबराए होते हैं और कोई भी जवाब नहीं दे पाते। मिंग कहता है लगता है कि ये सारे लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, इसलिए मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे। उसी वक्त वो एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा हाथ बाहर की तरफ निकलता है और इस बार मिंग की बारी होती है और वो बड़ा सा हाथ मिंग को पकड़ता है और खींचते हुए गुफा के अंदर ले जाता है और उसे वहां पर जाकर पटक कर फेंकता है। जबकि वहीं पर क्लिप के ऊपर दिखाते हैं वही हुड वाला बंदा बैठा होता है जिसने मिंग को पकड़ कर लाया था। वो हुड वाला बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और मिंग से कहता है तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मिंग उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। वो बंदा उसे कहता है मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम मुझे देखकर अभी तक डरे नहीं। बाकी के लोग तो मुझे इस तरह देखकर अपनी पैंट्स को भी गीला कर देते हैं, लेकिन तुम लड़के, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। मैं ब्लैकविंड सेक्टर का हेड हूँ। हमारे सेक्टर के ऊपर दुश्मन ने अटैक किया था और हमारे सारे लोग मारे गए। मेरी सारी के सारे लोग, जितने भी लोग थे वो सब मारे गए। मैं वहां से भाग गया, हालांकि मैं बहुत ज्यादा जख्मी भी था। मुझे अपनी बॉडी को हील करने के लिए और अपनी की पावर को रिस्टोर करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी और मेरे पास एक स्पेशल स्किल था जिसे मैं यूज करके अपनी की पावर को दोबारा से इंक्रीज कर सकता था। और वो स्पेशल स्किल दूसरे लोगों से उनकी की पावर को अब्सॉर्ब करना था। मैं दूसरे लोगों को मारने के बाद उनकी की पावर को चोरी कर सकता हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को मारा है ताकि मैं अपनी की पावर को बढ़ा सकूं। तुम मुझे एक डेविल कल्टीवेटर भी कह सकते हो। और रही बात तुम्हें पकड़ कर लाने की, तो कुछ दिन पहले मैं जी फैमिली के एक एल्डर से मिला था। जी फैमिली के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं, इसलिए मैं उनके एहसान का बदला चुका रहा हूँ। मिंग सोच रहा होता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये एक वॉरियर लेवल का है, मैं इसके साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। लिंग मिंग उसे कहती है मास्टर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ये आपकी बॉडी से आपकी की पावर को अब्सॉर्ब करने लगेगा तब मैं इसको कंट्रोल में कर लूंगी, आप टेंशन ना लें। वो बंदा उसे कहता है चलो ठीक है, अब हमारी बातें खत्म हुई। और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे खींच कर अपने पास ले आता है ताकि वो उसकी की पावर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर सके। वो मिंग के सर पर अपना हाथ रखता है और उसकी की पावर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो उसकी की पावर को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसकी की पावर बहुत ज़्यादा प्योर है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन साथ ही मिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पावर्स को चोरी करने की। और उसी वक्त दिखाते हैं लिंग मिंग उसके माथे के ऊपर अपने दोनों हाथ रखती है और उसकी की पावर को चोरी करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर के लिए वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अभी अभी ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी बॉडी से एनर्जी निकलकर इसकी बॉडी में जा रही है। लेकिन साथ ही वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी बॉडी से मेरी बॉडी में आ रही है। वो फिर से उसकी बॉडी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन साथ ही मिंग उसके बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसके हाथ को छोड़ता नहीं। वो चिल्लाकर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। थोड़ी ही देर में दिखाते हैं कि उस हुड वाले बंदे की आंखें भी काली पड़ जाती हैं क्योंकि उसकी काफी ज्यादा की एनर्जी मिंग ने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। अब वो डेविल कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि मुझे इसके सामने नाटक करना होगा। मिंग से कहता है योर एक्सीलेंसी प्लीज मेरी जान बख्श दे, मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे तो जी फैमिली वालों ने ऐसा करने को कहा था। अगर आपने इसी तरह मेरी पावर को एब्जॉर्ब करना नहीं बंद किया तो मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा, मेरी सारी की सारी की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। मिंग को उसके बाद सुनकर उस पर तरस आ जाता है और वो अपने हाथ की ग्रिप को थोड़ा सा लूज कर देता है। डेविल कल्टीवेटर उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे लगा ही था ये भी बच्चा है,
इसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी बातें सुनते ही ये मेरी बातों में आ गया और इसने अपनी ग्रिप को थोड़ा सा लूज कर दिया है। बस थोड़ा सा और नाटक करना है। साथ ही वो अपने घुटने टेक देता है और नौटंकी स्टार्ट करते हुए कहता है, मास्टर जरा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, मैं तुमसे फाइट करने के लायक भी नहीं हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मुझे मारकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि अंदर से वो सोच रहा होता है जैसे ही मेरा हाथ छोड़ेगा उसके बाद मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। मिंग उसकी बातें सुनने के बाद अपने हाथ की ग्रिप को थोड़ा सा और लूज कर देता है, जबकि वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये लड़का मेरी बातों में आ रहा है और बहुत ही जल्दी ये मेरे बाजू को छोड़ देगा। मिंग उसे कहती है, मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे छोड़ क्यों रहे हो? मिंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि इसके साथ बहुत ही गलत हुआ है, हम इसे एक सेकंड चांस देकर देखते हैं। विंग उसे कहती है, मास्टर मुझे आप कोई बेवकूफ लगते हैं, जब इसने आपको पकड़ा था तब इसने आपको कोई सेकंड चॉइस नहीं दी, अगर मैश यहाँ पर नहीं होती तो अब तक तो आप मर चुके होते, और ना ही उस भिखारी ने आपको कोई सेकंड चांस दिया था, उसने भी आप पे अटैक करके आपकी बॉडी आपसे छीन ली थी, क्योंकि आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं, लोगों की बातों में आसानी से आ जाते हैं। ये फैमिली वालों ने हमेशा आपकी इंसल्ट किया, कभी भी आपको अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं माना, उन्हीं की वजह से आपको जंगलों में जाके रहना पड़ रहा है, तभी भी आप लोगों को सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हैं। मिंग उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, विमिंग तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कभी किसी ने मुझे सेकंड चांस नहीं दिया, मैं भी इसको नहीं दूंगा। और साथ ही वो अपने हाथों की ग्रिप को और भी ज़्यादा टाइट कर लेता है। जैसे ही वो अपने हाथों की ग्रिप को और भी ज़्यादा टाइट करता है, उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी की पावर होती है, उसने जितने भी लोगों से एब्सॉर्ब की होती है, वो सारी की सारी पावर मिंग अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है और वो डेविल कल्टीवेटर चिल्लाता हुआ वहीं पर नीचे गिर जाता है। यानी कि उसकी बॉडी बिल्कुल सूख जाती है, उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन मिंग ने एब्सॉर्ब कर ली है। वीमिंग उस इवल कल्टीवेटर के पास से एक थैली निकाल कर लाती है और कहती है, मास्टर इसके पास एक गैप बैग है, मुझे लगता है कि इसने लोगों से ये सारे माल को चोरी किया है, इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। मिंग जल्दी से उस बैग को खाली करता है तो उसके अंदर से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स और बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स निकलते हैं। मिंग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, लगता है ये इवल कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा अमीर होगा, इसके पास तो बहुत कुछ है। उनमें से एक गोल से एनर्जी बॉल को उठाता और कहता है, विमिंग तुम्हें पता है कि ये क्या चीज़ है, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। विमिंग उसे कहती है, ये एक फर्स्ट ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन है, इसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर तुम इसे मार्केट में बेचोगे तो ये अकेला स्पिरिचुअल स्टोन 100 किलोग्राम गोल्ड के बराबर है। ये बात सुनते ही मिंग की आंखें भी चमकना शुरू हो जाती है और मिंग कहता है, अब तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स लग गए हैं। और वो जल्दी से उस सारे माल को उठाकर वापस से बैग में डालना स्टार्ट कर देता है। मिंग बिंग से पूछता है, उस इवल कल्टीवेटर ने तुम्हारे बारे में कोई बात क्यों नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसको दिखाई नहीं देती, तुम सिर्फ मुझे दिखाई देती हो? बिंग बिंग उसे कहती है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई देती हूँ, क्योंकि तुमने जो डिवाइन क्लोक पहना हुआ है मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। जब तक तुम उस डिवाइन क्लोक को पहने रखोगे मैं तुम्हारी बॉडी के साथ जुड़ी रहूंगी और मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी बॉडी के अलावा किसी की बॉडी को टच नहीं कर सकती जब तक कि तुम किसी दूसरे बंदे की बॉडी को टच नहीं करते। तुमने उसके बाजू को पकड़ा हुआ था, इसी वजह से मैं उसके माथे पर अपना हाथ रख पाई और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाई। और साथ ही मिंग मिंग से कहती, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मैं सिर्फ स्पेशल केसेस में ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मिंग मिंग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आज के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि इस तरह का कोई भी इवल कल्टीवेटर मुझे पकड़कर मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। और यहीं पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।